हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम महिला सुपरवाइज़र के सुपर डुपर प्रश्न करने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है। इसके पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं सुपरवाइज़र के। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आना ही आना है, मतलब 110% इन एग्ज़ाम को आना ही आना है। सितंबर में एग्ज़ाम है, समय ज़्यादा नहीं है आपके पास, क्योंकि इतना सारा डाटा है ना याद करने को, इतने सारे आपको प्रश्न सॉल्व करना है। अगर आपको सुपरवाइज़र की पोस्ट लेनी है तो आपको हर एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से करना पड़ेगा। हाँ, हमारे नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिला है, सुपरवाइज़र पेड ग्रुप। वहाँ पर भी हम अब टॉपिक दे दे के डेली एक टॉपिक देंगे और उससे आपकी तैयारी करवाएंगे, तो वो भी आपको अच्छे से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है पहला, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को किस दिन पूरे देश में प्रभावी किया गया? 15 जनवरी 2016, 15 फरवरी 2016, 15 मार्च 2016 या 16 फरवरी 2016? तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 को लागू किया गया था 15 जनवरी 2016 में। कब किया? 15 जनवरी 2016 में किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू हो गया था। और इसका उद्देश्य था कि जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, जो बच्चे परेशानी में हैं अभी, उनको न्याय दिलवाना, उनके संरक्षण के लिए प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला किशोर न्यायालय बोर्ड कब बना था? भारत में पहला किशोर न्यायालय बोर्ड कब स्थापित हुआ था? चेन्नई में 1928 में, भोपाल में 1937 में, पंजाब में 1927 में या मुंबई में 1927 में? तो ये बना था भारत का पहला किशोर न्यायालय, मुंबई में बना था 1927 में। कब बना था? मतलब भारत का पहला किशोर न्यायालय कहाँ बना था, कब बना था? तो मुंबई में बना था। और ये कब बना था? 1927 में। अगर हमारे मध्य प्रदेश की बात करें कि मध्य प्रदेश में किशोर न्यायालय कहाँ पर है, तो भोपाल में है किशोर न्यायालय। इसके अलावा एक नरसिंहपुर में भी है। तो भारत में पहला किशोर न्यायालय कहाँ बना था? मुंबई में बना था 1927 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किसके द्वारा निरसित किया गया? मतलब ये जो अधिनियम आया था, ये किसी दूसरे अधिनियम के रिप्लेसमेंट पर आया था। तो वो कौन सा अधिनियम है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किसके द्वारा निरसित किया गया था? बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1935, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1960 या बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2000? तो जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आया था, वो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 की जगह आया था। किसकी जगह आया था? बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 की जगह आया था। अगला है, बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंध किया जाता है? तो बाल श्रम अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप काम में नहीं लगा सकते। इसके लिए संवैधानिक प्रावधान भी किया गया है। अनुच्छेद 23 के तहत ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि कोई भी बच्चा अगर 14 वर्ष से कम उम्र का है तो उससे बाल श्रम करवाना एक अपराध है। ये अनुच्छेद 23 में ये बात कही गई है। तो याद रखिएगा, बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंध किया है? 14 वर्ष तक के। अगला है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई थी? 92, 93, 93 या जून 93? तो मार्च 1992 में, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और मार्च 1992 मार्च में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1992। एक तो 92 याद रखिएगा और महिला दिवस से मार्च याद रखिएगा। तो मार्च 1992 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी। अगला है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 15 जून 1990, 16 जून 1990, 25 सितंबर 1993 या 26 सितंबर 1994? तो बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन हुआ था 26 सितंबर 1994। कब गठन हुआ था? 26 सितंबर 1994। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे सुपरवाइज़र वाला पैकेज लिया है 7 बुकलेट का, तो उसके साथ आपको एक पेड व्हाट्सएप का ग्रुप मिला है। डेली मैं उसमें टेस्ट करवा रही हूँ, डेली क्वेश्चन देती हूँ आपको, पहले PDF दे देती
देती हूँ एक बनाकर और एक टॉपिक की, और फिर उससे संबंधित टेस्ट कराती हूँ, तो उससे आपका जो है क्लियर होता जाता है। जैसे कि आज हमारा जो ग्रुप है उसमें टेस्ट है विटामिन ए का। विटामिन ए से संबंधित जितने भी MCQ टोटल बन सकते हैं वो आज हम 9 बजे से हमारे ग्रुप में टेस्ट रहेगा। तो और हमारा जो सुपरवाइज़र के नोट्स हैं उसमें आपको 7 बुकलेट दी जाती हैं, जिसमें से 5 बुकलेट आपकी थ्योरी की रहती हैं, एक बुकलेट 3000 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट रहता है, और एक वन लाइनर बुकलेट रहती है। ये 7 तो आपके घर पहुंचती हैं ये बुकलेट, और साथ में ऑनलाइन तैयारी के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है जहां पर हम आपकी तैयारी कराते हैं। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन हुआ था 26 सितंबर 1994। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है हमारे महिला पर्यवेक्षक के नोट्स, आप देख सकते हैं। जो पहली बुकलेट है वो पोषण और स्वास्थ्य की है, करंट डाटा के साथ संपूर्ण पोषण की विभिन्न अवस्थाएं, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, कुपोषण, ये सब इस बुक में किया गया है, करंट से जोड़ के करवाया गया है। इसके साथ हम जो ग्रुप दे रहे हैं आपको हमारी इन नोट्स के साथ, उस ग्रुप में डेली करंट अफेयर्स की कोई ऐसी घटनाएं होती है जो महिलाओं से संबंधित है या बच्चों से संबंधित है, तो वो हम इस ग्रुप में करवा देते हैं। महिला पर्यवेक्षक की दूसरा जो वॉल्यूम मिलता है आपको योजना एवं संस्थाओं का मिलता है, जिसमें पूरे भारत की, विश्व की पूरी संस्थाएं होती हैं, राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, मध्य प्रदेश की संस्थाएं जो स्वास्थ्य और महिला बाल विकास से संबंधित है, संपूर्ण इसमें कवर की गई हैं। 500 प्लस योजनाएं इसमें कवर की गई हैं। तीसरा जो वॉल्यूम है इसमें सामान्य गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर है, और उसमें साथ में मॉडल प्रश्न पत्र भी हैं, जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं तो वो सभी इसमें कवर किया गया है। चौथा, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इसमें जितने भी सिद्धांत हैं उनको बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके एक लास्ट में एक साथ भी लिखा गया है। इसके अलावा वॉल्यूम 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, इसमें 3000 प्लस MCQ हैं। छठवां वॉल्यूम नियम, अधिकार, अधिनियम, प्रबंधकीय गुण, शारीरिक रचना, विकास की अवधारणा से संबंधित है। और सातवां जो है वो 1000 वन लाइनर। 1000 वन लाइनर बहुत ही शानदार है, संपूर्ण जो यूनिट है उनका सार है ये 1000 वन लाइनर। इसका चार्ज है 1399 प्लस 100 कोरियर है बेसिक, अगर आप जिले में तहसील में मंगवाते हैं और आउट ऑफ मध्य प्रदेश मंगवाते हैं तो इसका चार्ज कुरियर का ज़्यादा लग जाता है। तो और साथ में ऑनलाइन ग्रुप मिलता है। ये इस प्रकार के नोट्स आपको मिलते हैं। जिस तरह से आप खुद प्रिपेयर करते हैं उसी तरह का हैंड रिटन बना बनाया रेडीमेड मटेरियल आपको मिलता है, जो आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगे। इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपको हमारे नोट्स के साथ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह में महिला संविदाकारी पक्षधर को भरण पोषण देने का प्रावधान किस धारा में है? बाल विवाह अगर कोई करा देता है और उसके तहत उस पर केस हो जाता है तो जो बाल विवाह करने वाला होता है उसको भरण पोषण देने का प्रावधान किया गया है। तो वो लड़की को भरण पोषण देगा, तो वो किस धारा के तहत लड़की को भरण पोषण देगा? तो धारा 5 के तहत देगा। किसके तहत देगा? धारा 5 के तहत वो भरण पोषण प्रदान करेगा। अगला है, कौन बाल विवाह को शून्य घोषित कर सकता है? बालक जो कि बर हो, बालिका जो कि बधू हो, ए और बी जो भी विवाह समय बालक था उसके माता पिता। तो इसका आंसर होगा जो भी उस समय बालक था वह अपने विवाह को शून्य, जैसे कि किसी की बाल विवाह कर दिया जाए, अब वो ऊपर 18-19 साल का हो गया तो खुद जब जिस समय उसका बाल विवाह किया हो तो वो खुद अपनी शादी को शून्य घोषित कर सकता है। ऐसा प्रावधान बाल विवाह अधिनियम में कर दिया गया है। तो जो भी चाहेगा कि मेरी शादी जो थी वो बाल स्तर पर हो गई थी तो मैं अपनी विवाह को शून्य घोषित करता हूँ या करती हूँ, तो वो कर सकता है। तो इसमें ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 2012, 2013, 2014 या 2011? तो भारत को पोलियो मुक्त किया गया 2014 में भारत को पोलियो मुक्त किया गया। फ्रेंड्स, कमेंट करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके सभी लोग जवाब दीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि भारत को पोलियो उन्मूलन दिवस या पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। बालकों में सबसे पहले किस चिंतन का विकास होता है? कल्पनात्मक चिंतन, अनुमान, प्रत्ययात्मक चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन? तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन का ही सबसे पहले विकास होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जिस वस्तु के संपर्क में आता है उसी के ही बारे में सबसे पहले चिंतन करना वो आरंभ कर देता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षात्मक चिंतन हो जाएगा। अगला है, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है? अनवरत विकास सिद्धांत, विकास का गति सिद्धांत, क्रमिक विकास सिद्धांत या एकीकरण सिद्धांत?
तो विकास का जो गति सिद्धांत है उसके अनुसार जो अलग अलग व्यक्ति होते हैं उनमें विकास की गति, कुछ में जल्दी विकास हो जाता है और कभी कभी कुछ लोगों में विकास की गति जो होती है भिन्न हो जाती है। तो वो कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार विकास की गति बढ़ती या घटती है? तो वो है विकास के गति सिद्धांत के अनुसार। अगला है, दृष्टि से संबंधित दोष मानव की किस विकास दर पर प्रभाव नहीं डालता है? शारीरिक व मानसिक, शैक्षिक व व्यावसायिक, सांस्कृतिक या संवेगात्मक। तो कौन सा ऐसा दोष है जो मानव की विकास पर प्रभाव नहीं डालता है? वो है संवेगात्मक। संवेगात्मक जो दोष है वो मानव के विकास पर प्रभाव नहीं डालता है। कौन सा दोष मनुष्य के विकास, मतलब जो व्यक्ति के अंदर की जो संवेदनाएं हैं, जो संवेग हैं, वो जो दोष होता है वो विकास पर कोई प्रभाव नहीं डालता। वो व्यक्ति के मानसिक स्तर पर प्रभाव डालते हैं, ना कि उसके शारीरिक स्तर पर। तो संवेगात्मक विकास जो है दृष्टि से संबंधित दोषों पर प्रभाव नहीं डालता। भारत में एड्स महामारी की पहली घटना किस वर्ष संज्ञान में आई थी? एड्स जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, और ये जो घटना हुई थी सबसे पहले कब आई थी? तो ये आई थी 1986 में सबसे पहले आई थी। और ये एक HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसको बोला जाता है। इस वायरस के कारण ये फैल जाता है, जिसको HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं। और ये जो घटना है सबसे पहले 1986 में आई थी। तभी से लेके आज तक ही उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम, उसको उन्मूलित करने के कार्यक्रम लगातार ही चल रहे हैं। दिसंबर में एड्स दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को पुरुष के समान वेतन किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? 29, 35, 37 या 38। महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब अगर जो है जितना पुरुष को वेतन दिया जा रहा है एक प्रकार की जॉब के लिए, उसी प्रकार की जॉब के लिए एक महिलाओं को भी उतना ही वेतन दिया जाएगा। मतलब महिला और पुरुष का वेतन समान रहेगा। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है कि महिला और पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन है? तो ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है, 39 में कहा गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 39 कहता है, या आर्टिकल 39 ये कहता है कि महिलाओं को पुरुष के समान कार्य करने के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। क्या? पुरुषों को समान कार्य करने के लिए, पुरुषों के समान कार्य करने के लिए महिलाओं को भी पुरुषों के ही समान वेतन देना चाहिए। तो इसका अनुच्छेद 39 हो जाएगा। अगला है, बच्चों से बलपूर्वक काम करने से रोक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21, 22, 23 या 24। तो कोई भी व्यक्ति बच्चों से बलपूर्वक काम नहीं करा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 23 में बोला गया है कि कोई भी बच्चों से बलपूर्वक काम नहीं करा सकता। तो क्या हो जाएगा इसका? अनुच्छेद 23 हो जाएगा। और ये संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार जो है वहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी बच्चों से श्रम वाला काम नहीं करा सकता है, या जो ज़्यादा बल वाला काम हो वो नहीं करा सकता। इसके लिए संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। अगला है, यूएनओ द्वारा बच्चों को कौन सा अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है? जीने का अधिकार प्रदान किया जाता है, विकास का अधिकार भी प्रदान किया जाता है, सुरक्षा का अधिकार भी प्रदान किया जाता है। पलायन का जो अधिकार है वो यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और ये वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और ये पलायन का अधिकार बच्चों को प्रदान नहीं करता है। अगला है, दस्त अगर लग जाते हैं, लूज मोशन अगर व्यक्ति को हो जाते हैं, तो किस तत्व की दवाई की आवश्यकता होती है? किस तत्व की दवाई, मतलब कौन सी ऐसी दवाई जो ली जाती है, तो कौन सी दवाई जो होती है वो ली जाती है जिससे क्या होगा कि जो दस्त को रोक सके? तो इसमें क्या होता है? तो ये कैल्शियम, तांबा, आयरन या जस्ता। तो दस्त जब लग जाते हैं, ये लूज मोशन जब लगते हैं, तो हमें ऐसी दवाई लेनी चाहिए जिसमें जिंक की प्रधानता हो या जस्ता की प्रधानता हो। याद रखिएगा, जिंक का सिंबल Zn है। और जब लूज मोशन लग जाए तो ऐसी दवाई लेनी चाहिए कि जिसमें जिंक तत्व की प्रधानता हो, ये याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने मुझे व्हाट्सअप पर हाय लिखकर नहीं भेजा है और अपना नंबर सेव नहीं करा है तो सेव करा दीजिए। इसी
इसी नंबर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप की, जहाँ पर हम आपको निःशुल्क डेली क्विज कराते हैं। तो वहाँ से आप डेली क्विज भी लगा सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। अगर आप हमारे सुपरवाइज़र की 7 बुकलेट लेना चाहते हैं जो कि आपके घर पे पहुंचेंगी 7 से 8 वर्किंग डेज में, तो आपको हमें व्हाट्सएप करना है, अपना पूरा एड्रेस भेजना है, मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। 7 से 8 दिन में हमारे नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। अगला है MUAC टैप का मान गंभीर कुपोषण के लिए कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि MUAC टैप क्या होती है। मुख्य रूप से बच्चों की ऊपरी बाह परिधि को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुपोषण की जो पहचान करने में मदद करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मिडिल अपर आर्म किरकुम्फेंस। मिडिल अपर आर्म और होता है किरकुम्फेंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये कुपोषित बच्चों की पहचान करता है। बच्चों का जो ऊपरी बाह होता है, उसका जो बीच वाला मंझला हिस्सा होता है, वहाँ की परिधि को नापने में ये काम आता है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं MUAC जो टैप होता है वो किसकी पहचान में मदद करता है। तो कुपोषण की पहचान करने में ये मदद करता है। इसको हम मध्य ऊपरी बाह परिधि हिंदी में बोलते हैं। मध्य ऊपरी बाह परिधि इसको बोलते हैं। तो ये भी इसका याद रखिएगा। इसके अलावा इस यूनिसेफ ने इसका मानक प्रदान किया। इसमें अगर गंभीर कुपोषण जैसी स्थिति हो जाती है तो 11.5 सेंटीमीटर टैप नापता है। गंभीर कुपोषण की स्थिति में, मध्यम कुपोषण की अगर स्थिति होती है तो 11.5 से 12.5 तक होता है मध्यम कुपोषण, और उससे कम होता है तो वो सामान्य कुपोषण होता है। तो इस प्रकार से ये कुपोषण की स्थिति नापता है। इनमें से बात की जाए गंभीर कुपोषण की तो क्या हो जाएगा, MUAC टैप के अनुसार गंभीर कुपोषण कब बनता है, जबकि टैप का मान कितना आता है, जब टैप पर 11 मान आता है तब वो स्थिति कौन सी बनती है, गंभीर कुपोषण की बनती है। अगला है जन्म के समय कोलेस्ट्रम ना देने से क्या हो जाता है। बच्चा रोगों से बचा रहता है, बच्चा तीव्र बुद्धि वाला हो जाता है, बच्चा कुपोषित हो जाता है या बच्चा सुपोषित हो जाता है। जन्म के कोलेस्ट्रम मतलब होता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो तुरंत उसको माँ का दूध पिलाना। जो माँ के दूध में से एक तत्व निकलता है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और अगर यदि वो नहीं देते हैं और माँ बच्चे को नहीं पिलाती है तो उससे बच्चा क्या होता है, कुपोषित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 से 5 वर्ष के शिशु को कितनी विटामिन ए की खुराक दी जानी चाहिए। 5, 7, 9 या 3। तो 2 से 5 वर्ष का यदि बच्चा है तो उसको विटामिन ए की 7 खुराक दी जानी चाहिए। 2 से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की कितनी खुराक देना चाहिए, 7 खुराक विटामिन ए की बच्चे को दिया जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है पीलिया हो जाता है यदि किसका स्नाप बढ़ जाता है। यदि पीलिया हो जाता है तो पित्ताशय में स्नाप बढ़ जाता है। पीलिया अगर हो जाता है तो किसका स्नाप बढ़ जाता है, पित्ताशय का स्नाप बढ़ जाता है। अगला है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। देखो पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है वो मानव की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसको हम पीयूष ग्रंथि भी या पीयूष ग्लैंड भी बोलते हैं। और यकृत जिसको हम लीवर बोलते हैं, ये मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो लीवर जो होता है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसके अलावा जो पिट्यूटरी होती है या पीयूष ग्रंथि होती है वो मानव की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला है किस अधिनियम के लिए संसद का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 110 के तहत होता है। और किस अधिनियम के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन, कौन सा अधिनियम हुआ था जिसके लिए संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुलाना पड़ा था। दहेज, खाद्य सुरक्षा, बाल विवाह या निःशुल्क शिक्षा अधिनियम। तो ये हुआ था दहेज निषेध अधिनियम जब आया था 1961 में, तो उसके लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये MPPSC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है। अगर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स मंगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।